इसके साथ ही कार्तिकेय शर्मा जी, फाउंडर ITV नेटवर्क, प्लीज स्टेज पर आइए और हम स्वागत करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का। बहुत शुक्रिया आपका कार्तिकेय शर्मा जी। जी मुख्यमंत्री जी, आप प्लीज विराजमान हो जाएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन। और आपके जहन में भी अगर आप कोई सवाल हैं तो आप जरूर तैयार रखिएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। बहुत शुक्रिया शुभ्रा, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मंच में। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन और एक खास शख्सियत हमारे साथ है। जी हाँ, 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन नजर यूपी के साथ साथ पंजाब पे भी है। मैं स्वागत करूंगा चीफ मिनिस्टर पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी साहब का। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज के मंच पर। और बहुत सारे सवाल भी हैं जहन में भी। एक आप बहुत उम्दा बोलते हो आप। बहुत शुक्रिया अच्छा बोल। सर पहला सवाल जो लोग के जहन पे है, दिल्ली में बात करते हैं, आपका रीच आउट सिस्टम बहुत अच्छा था। हमने देखा आप रात में 12 बजे 1 बजे गाड़ी रोक के लोगों के बीच में चले गए। हमने देखा वो वीडियो भी जिसमें हेलीकॉप्टर में आपने बच्चों को बैठाया, घुमा दिया। हमने देखा कि आपने पब्लिक से जो एक दरवाजा था उसको खोल दिया और उसकी चर्चा है। पहले शायद ऐसा नहीं था और सबसे बड़ी कंप्लेन पंजाब से यही जाती थी दिल्ली कि साहब मुलाकात नहीं हो पाती, कम वक्त हो पाता है, विधायक परेशान थे, सांसद परेशान थे। आप तो उस बैरिकेड को उस चीफ मिनिस्टर में जो एक तबका लग गया था कि साहब मिलते नहीं, आपने उसको बिल्कुल खोल दिया। परसेप्शन बिल्डिंग के लिए, वो चीज हटाने के लिए कि चीफ मिनिस्टर आम आदमी का आदमी। नहीं, ये नहीं है। अपनी अपनी एक आदत है, अपना अपना जीवन का स्टाइल है। मैं ड्राइंग रूम का आदमी नहीं हूँ। मैं पब्लिक का वो गांव के वो जिसको सत बोलते हैं कि गांव में बैठकर बात करने वाले होते हैं, पब्लिक में घूमने वाले होते हैं। किसी को अंदर अकेले बैठना अच्छा लगता है, किसी को पब्लिक में बैठना अच्छा लगता है, किसी को अपनी फैमिली के साथ ही बैठना अच्छा लगता है। अपनी अपनी नेचर है। मेरी ग्रूमिंग ही ऐसे हुई है कि मैं पब्लिक में जाकर मुझे खुशी होती है, इसलिए मैं पब्लिक में हूँ। ठीक है, अच्छी बात है और जनता के साथ रहना भी चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। सर एक पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं, कुछ नेताओं ने भी सवाल उठाए। एक मेरा अपना निजी सवाल भी, क्योंकि जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी मैं भी मैरियट होटल में था। हर 2-2 घंटे पे चीजें बदलती जा रही थी। हम लोगों की कई खबरें गलत भी साबित हो गई। फाइनली हुआ कैसे सर? क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं कि साहब पहले फर्स्ट नेम आया, सेकंड नेम आया, थर्ड नेम आया, फिर आपकी गाड़ी आई, उसके बाद मनप्रीत बादल साहब आए, आप लोग 5th फ्लोर गए, वहां रावत साहब थे, माकन साहब थे, हरीश चौधरी जी थे। लोग ये जानना चाहते थे कि ये चुनाव हुआ किस समय, क्योंकि 5-6 घंटे बड़ी मशक्कत थी। हम लोगों ने कई नाम चलाए लेकिन बिल्कुल सरप्राइज पैकेट के रूप में शाम तक जब हरीश रावत जी ने ट्वीट किया तो आपका नाम था। एक्चुअली मैं तो इस दौड़ में नहीं था, मैं तो अपने घर में ही था। मैंने किसी को अपने कैंडिडेचर के लिए अप्रोच नहीं किया, मैंने किसी को कहा नहीं मुझे बनाओ। मैं तो मेरे घर में उसके बाद शादी थी तो शादी की वो एक चिट्ठी आती है कि जी आप हमारे शादी के लिए आओ बारात लेकर। मैं तो वो उस शगन में था, वो खोल रहे थे हम, तब मुझे एक टेलीफोन आया कि आप चंडीगढ़ आ जाओ। मैं जैसे आपने कहा मैं मैरियट होटल में चला गया, वहाँ मैं ऊपर कमरे में गया तो वहाँ मुझे राहुल गांधी जी की कॉल आई कि हम आपको सीएम बनाना चाहते हैं और आप सीएम होंगे। तो मैंने कहा अभी मैं तो, मुझे ना बनाओ, किसी और को बना लो। एक्चुअली सीरियसली सही बात यह है कि मैं रोने ही लग गया उस समय, इतना मन मतलब हो गया। तो मैंने उनको कहा कि आप किसी और को बना लो, क्या कर रहे हो आप, मेरा इतना बड़ा बर्तन नहीं है, आप किसी और को लो। लेकिन उन्होंने कहा वी हैव डिसाइडेड, हम आपको ही बना रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। आप भावुक भी हो गए थे जब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो आपने कहा कि साहब ये देखिए, यही एक आम व्यक्ति है जिसको राहुल गांधी ने चीफ मिनिस्टर बनाया। आगे चलते हैं सर, सवाल बड़े हैं सर। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स। एक 3 मेंबर कमेटी बनी थी दिल्ली में जिसमें वो गए, वो कमेटी संतुष्ट नहीं थी, जो उनसे कहा गया वो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद
कहा जाता है कि सोनिया गांधी जी ने खुद फोन कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा था कि आप इस्तीफा दे रही है, उन्होंने इस्तीफा दिया। उम्मीद थी आप लोगों को सर, क्योंकि एक बड़े फिगर थे कांग्रेस पार्टी के, आज वो पार्टी में नहीं है और बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही है, संभवतः आज भी मुलाकात है। मानते हैं कि वो डैमेज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर अब मानते हैं पार्टी उससे आगे निकल चुकी है? नहीं, ये देखो, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की खूबसूरती है कि, और ये साबित भी हो गया है कि कोई बड़ा हो, जितना भी बड़ा हो, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसको उतारा चढ़ा जा सकता है, उसको ऊपर बिठाया जा सकता है। तो ये खूबसूरती ही आगे आई है, इससे पंजाब का ही नहीं, देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रेंथन हुआ है। तो ये ज़रूरी इसलिए हो गया था कि क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, पब्लिक जो उनसे उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही थी, लोगों से मिल नहीं रहे थे, अपने फार्म हाउस में चले गए थे। तो 4.5 साल अगर वो नहीं दे पाए जो पब्लिक चाहती थी, तो अब दोबारा बीजेपी में जाकर कैसे देंगे? इसलिए जो हुआ वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से हुआ और उनको बताकर हुआ। ठीक है सर, पंजाब के इश्यूज क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कैंपेन कर रही है, वो मोहल्ला क्लिनिक्स की बात कर रही है, रोड्स की बात कर रही है, हर महीने बेनिफिट्स देने की बात कर रही है, और सीधा अटैक आपको कर रही है। हर चीज पर हम सुनते हैं कि जो भी अटैक होता है तो जो जुबानी जंग है वो केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आपके बीच में रही है। बड़ा आप विपक्ष यहाँ किसको मानते हैं? क्योंकि अकालीज हैं, डिफेंडिंग चैंपियन थे, वो पहली बार, उनके 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कैप्टन साहब हैं, वो भी पीछे नहीं हट रहे, एक पार्टी फ्लोट करी है। आम आदमी पार्टी भी है। बड़ी लड़ाई किससे है? और आम आदमी पार्टी के टारगेट पे सबसे ज्यादा आप रहते हैं, हर चीज पर कोई भी आपका कमेंट होता है, आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ती सर। मुझे कोई भी नहीं छोड़ता है, हर कोई कोशिश कर रहा है और करनी भी चाहिए सबको। मैं वेलकम भी करता हूं कि आप मेरा विरोध करो, लेकिन विरोध सही तरीके से होना चाहिए। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में जी रहे हैं, लैंग्वेज पार्लियामेंट्री होनी चाहिए और अच्छे शब्द आप बोलो। हाँ, कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, उसका सही तरीके से जवाब दो। मैं केजरीवाल जी को समझता था, बहुत समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, IAS रहे हैं, अन्ना हजारे की मोढे पर बैठकर आगे बढ़े हैं। मुझे लगता था कि ये अच्छी सोच वाले आदमी, लेकिन अब मैंने देखा, मैं पहले भी एक बात तो मुझे पहले तय हो गई थी, जब इन्होंने विक्रमजीत सिंह मजीठिया से माफ़ी मांगी, तब ये तो तय हो गया था कि कमज़ोर आदमी है, एक निडर और खड़ने वाला लीडर नहीं है। ये पहले इन्होंने खुद ही तय कर दिया है। अब मैंने इतनी बात कही कि ये लोग बाहर से आकर पंजाब में राज करना चाहते हैं, जैसे बाहर से अंग्रेज आकर देश में राज करना किया जिन्होंने, उसी फार्मूले पे अब ये पंजाब में बाहर से आकर राज कर रहे हैं। वो चिट्टे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। इतनी बात कही। काले वाले पे उन्होंने भी कहा कि साहब यहाँ के लोगों को काला केजरीवाल पसंद है। नहीं, अब काला कहना कोई गाली नहीं है, और वो काले है भी नहीं। काले का मतलब ये था कि अंग्रेज चिट्टे थे, अब ये हमारे इंडियन अंग्रेज बाहर से आकर हमें पंजाब में लूटना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने किया सेम वे पे ये आ रहे। और अंग्रेजों ने भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी, ये भी पहले व्यापार भेज रहे हैं, हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे, अपने तरीके से। मैंने वो बात को रखा, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है वो पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या इसने मेरे से रिश्ता करना है? अब यार, हमारी बहू बेटियों और मतलब हमारी लड़कियों तक बात करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये बहुत उन्होंने बहुत गलत की। ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर दिस। माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल। अरे, ये तो नेचुरल ही है कि किसी की बहन या बेटी के लिए आप कहोगे कि आपने मुझे इससे रिश्ता करना है। ये कितनी निंदनीय बात है। एक सूबे का आपको लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, आप IAS भी रहे हो, आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। पंजाबी लोग ऐसी गाली कहाँ सुनते हैं कि आप कहो कि आप अपनी मुझे रिश्ता करना चाहते हो आप। ये कोई तरीका थोड़ो था उसका। मुझे बहुत बुरा लगा है, और मुझे ही नहीं, पूरे स्टेट को बुरा लगा है।
और मुझे ये पता था ये कमज़ोर आदमी है, बुखलाहट में आ गया है, अब पूरी बुखलाहट में है ये लोग। इनको ये लग रहा है कि यार हम आम आदमी का ड्रामा कर रहे थे और हमारा अच्छा चल रहा था, एकदम ये चन्नी आ गया है अब और आम आदमी है तो हम इसको बीट कैसे करें, हिल गए हैं ये लोग। और जब बुखलाहट में लोग आते हैं तो गलतियां करते हैं, तो अब ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं। पहले इन्होंने मुझे ये गाली दे दी, अब मेरे क्षेत्र में आकर एक लीगल खड्ड पे दिल्ली से आकर एक यूथ खड़ा हो जाता है, ना उसके यहाँ नान के हैं, ना दाद के हैं, ना उसका यहाँ कोई रहने वाला है, संबंध नहीं है आपका कहना। अरे क्या संबंध है आप बताओ? आप आम आदमी पार्टी के लीडर होंगे दिल्ली में, आप ना यहाँ एमएलए हैं, ना यहाँ से के सदस्य, ना रहने वाले हैं, आप है कौन है? एक खड्ड पे आकर आप वहाँ हर एक को पूछते क्या रेट रेता बिक रहा है, सबने कहा 5.5 रुपये बिक रहा है, वो बात नहीं ली। उसके बाद बिना कारण एक लीगल खड्ड पे आप खड़े होकर कह रहे हो कि यहाँ तो बहुत गलत हो रहा है, यहाँ तो ये तो डॉन है, ये तो माफिया है। क्या ये मतलब है? बाहर से आकर आप क्यों खलल डाल रहे हो पंजाब में? सिसोदिया जी आते हैं, आपका पंजाब में क्या है भैया? आप अपनी दिल्ली को संभाल लो ना, वहां आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो जी 1,000 रुपया लेडीज को देना है, मैं कहता हूँ 5,000 देना भैया सरकार। वो ये भी कह रहे हैं कि साहब आप कॉपी कर रहे हैं, जो हम लोग कहते हैं, जो वादे करते हैं, का कॉपी कर रहे हैं, दिल्ली का जो मॉडल होता है उसको कॉपी कर लेते हैं। अरे भैया वो कॉपी नहीं, वो ड्रामा कर रहे हैं, मैं असलियत हूँ। फर्क है हमारे में, मैं पंजाब का हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं गांव में रहा हूँ, मैं शहर में रहा हूँ, मुझे गांव की हालात पता हैं, कैसे रहते हैं, कैसे गरीबी होती है, कैसे अमीरी के लिए संघर्ष होता है, वो मुझे पता है। उनको क्या पता है पंजाब का? उन्होंने कब देखा है कि जी जिस घर में एक गरीब आदमी रह रहा, ऊपर से वो जब बरसात आती तो वो पानी उसमें चोता है? ठीक है सर, उसको क्या पता है? ठीक है सर। और वो किस तरीके से आम आदमी, डेमोग्राफी और यहाँ से रिलेशन नहीं है, बाहर से आए हैं आप यहीं के। ठीक है सर, एक नेशनल इशू था जिस पर चर्चा बहुत हुई, बीएसएफ का जो दायरा बढ़ाया गया, आपने भी उसका विरोध किया, ममता बनर्जी ने भी कहा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। साथ ही साथ कई लोगों ने विपक्ष में यह भी कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत है पंजाब, उसको लेकर कई कंसर्न दिखाए गए, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब की पुलिस अपने आप में सक्षम है हर किसी भी डेंजर का टाकरा करने के लिए। पंजाब की सरकार अपने आप में सक्षम है किसी भी खतरे को आगे से टकरा देने के लिए और उससे नजिठने के लिए। और ये जो किया जा रहा है ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, इलीगल है, स्टेट फेडरल सिस्टम के खिलाफ है। हमारा राइट है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करें। जी, बीजेपी की दिल्ली की सरकार क्यों करेगी? हम कर रहे हैं। पंजाब ने 65 की जंग लड़ी देश के साथ मिलकर, 71 की लड़ी, तब भी तो 5 किलोमीटर ही थी लिमिट। पंजाब ने कितना टेररिज्म झेला है, कुर्बानियां दी हैं, हमारे मुख्यमंत्री तक कुर्बान हुए और टैकल किया है पंजाब पुलिस ने हर सिचुएशन को। आज पंजाब में शांति दोबारा आई है, कांग्रेस और पंजाब सरकार ही लेकर आई है, पंजाब पुलिस ही लेकर आई है, तब भी तो 5 किलोमीटर ही थी लिमिट। आज कोई ड्रोन नहीं आ रहा है, कोई खतरा नहीं है हमें। अननेसेसरीली आप पेश करते रहते हो ड्रोन आ जाएगा उधर से। अरे क्या ये बाबे दादे की कहानियां सुना रहे हो हमें? ये तो हमारी नानी सुनाया करती थी हमें। ये क्या कर रहे हो आप? अननेसेसरीली एक हवा खड़ा करके कि पंजाब में खतरा हो सकता है, उधर से ड्रोन आ सकते हैं यहाँ। अब तो ये तो बात एक्चुअली क्या है कि एक राहत उंदारी का शेर है कि चुनाव सरहद पे तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। चुनाव क्या बात है। लेकिन सर चुनाव है, ये मैं फिर कहता हूं, ये चुनाव को देखकर
इन्होंने ये गलत फहमियाँ फैलाई। उनमें हमारे एक्स सीएम भी हैं, वो ऐसे ही डराते रहते हैं, अरे पंजाब में ये हो जाएगा, पंजाब में ड्रोन आ जाएगा, पंजाब में खतरा है। क्या खतरा है? खतरा अगर है तो इन लोगों की राजनीति से, इन लोगों की सोच से, जो गलत है, जो 50 किलोमीटर तक पंजाब में कब्जा करके लगभग पूरे पंजाब को कब्जा करना चाहते हैं। J&K को इन्होंने बर्बाद किया है, अब पंजाब की तरफ उसी नज़र से देख रहे हैं। ये नज़र हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सर आप पे कभी कोई सिक्योरिटी को लेकर इशू नहीं हुआ, लेकिन आप ही के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर कैप्टन साहब बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा साहब ये थ्रेट है, और कहा जो बयान ये देते हैं इमरान भाई हैं, बॉर्डर पर जो कारोबार होना चाहिए, कहा दिस मैन इज रियल थ्रेट टू पंजाब। आप सहमत है इस बात से? क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं 4-5 बार इस चीज को बोला। पहली बात तो हमारा देश कोई कमज़ोर देश नहीं है, पंजाबी कोई कमज़ोर लोग नहीं हैं। पंजाबियों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, आप कुर्बानियों की लिस्ट निकालो, पंजाबी सबसे आगे रहा है। कोई एक आदमी किसी देश को थ्रेट नहीं हो सकता। अपनी राजनीति को सही रखने के लिए आप दूसरे को गलत ठहरा रहे हो और अननेसेसरीली उसको देश के खिलाफ खड़ा कर। क्या ये चुनाव में एक मुद्दा होगा सर? ये भी एक मुद्दा हो सकता है। ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इनकी अपनी सोच खराब हो चुकी है, ये मानसिकता इनकी अपनी खराब है। ये जो बात नहीं है अननेसेसरीली उसको क्रिएट कर रहे हैं। ये समझते हैं कि पंजाबियों को डराकर वोटें ले लेंगे कि जी यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ। अरे क्यों डरा रहे हो? पंजाबी कभी डरा ही नहीं है। डरा ही नहीं। ठीक है सर, आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे जब चीफ मिनिस्टर बने, और आपने बाहर आकर ये कहा था कि मैंने कहा कि किसान बिल वापस लिए जाएं। उसके थोड़े दिनों बाद कई लोगों ने ये बात कही, और प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व वाले दिन कहा कि हम वापस ले रहे हैं। अब रिपील भी हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। ये भी एक बड़ा इशू था सर, खासतौर से पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर। और बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी ने जो पहले स्टेप लिया था, सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने, वो एक इकोनॉमिकल फैसला था, सोचते हुए कि भाई संपन्न होंगे किसान। अब जो फैसला लिया है वो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक फैसला लिया है वापस लेने का। तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा था जो शायद आपके हाथ से निकल गया क्योंकि वापस ले लिया है, या आज मानते हैं कि जो डैमेज हुआ है राजनीतिक तौर पर वो उसका फायदा आपको मिलेगा? पहले तो ये कहना कि पहले हम इकोनॉमी को ठीक कर रहे थे, अब राजनीति को ठीक कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अरे अगर आप समझते थे कि ये देश की इकोनॉमी के लिए सही है, तो फिर ये राजनीति सही करने के लिए, वोटों लेने के लिए देश को ठीक गलत करना है? एक्सपर्ट कमेटी ने ये लाइन बोली। अरे एक्सपर्ट कमेटी किसकी है? वो भी तो इन्हीं की है। ये लोग एक्चुअली इन्होंने पहले पॉलिटिकल फैसला लिया था, अब इकोनॉमिकल सिचुएशन को ठीक करने के लिए। पहले इनका पॉलिटिकल फैसला ये था कि जैसे J&K को खराब किया, पंजाब को खराब करना है, हमने किसान को खराब करना है। पहले इन्होंने पॉलिटिकल फैसला था कि पंजाब की इकोनॉमी को खराब करना है, वो पॉलिटिकल फैसला था। अरे मेरी बात सुनो, किसानों को खत्म करके, किसानों की आमदन को खत्म करके आप MSP खत्म कर दोगे तो किसान कहाँ जाएगा? आज तक किसान ने देश को अन्न दिया है, अब तक वो अन्नदाता रहा है। आज आप उसको भिखारी बना रहे हो, कैसे चलेगा? और आज ये एजिटेशन हुआ तो आपको पीछे हटना पड़ा, और हटना ही पड़ना था। आज हट गए तो अच्छा, नहीं तो बाद में हटते। लेकिन इनके गलत फैसले से जो 700 आदमी मारा गया उसका क्या होगा? जो हमारी इकोनॉमी का इतना बड़ा नुकसान हो गया उसका क्या होगा? इन्होंने बर्बादी के किनारे पे लेकर खड़ा किया। कितनी देर तक लोग वहां सर्दी में, गर्मी में बैठे रहे, उसका क्या है? अर्थव्यवस्था बिगड़ी, उसका क्या है? तो ये लोग गलत फैसले लेते क्यों हैं? जिम्मेवारी है इनकी कि सही फैसले लेकर, अगर पता था कि गलत हो गया इतनी देर में उसको सही कर लेते। जब हमने विधानसभा में उसको लेकर रिजेक्ट किया, इसका बेस क्या है? श्रोमणी अकाली दल ने 2013 में एक कानून पंजाब विधानसभा में लेकर आए, कानून बनाया यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसी के आधार पर ये बना। श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी दोनों ही जिम्मेवार हैं इसके लिए।
दोनों इकट्ठे सोच कर रखकर इन्होंने पंजाब के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश लेकिन सर की। जब बिल पेश हो रहा था लोकसभा में, मौजूद था उस वक्त, तो सुखबीर बादल और हरसिमरत दोनों खड़े हुए। उन्होंने कहा कि साहब हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि माइक वो 2.5 मिनट के लिए स्विच ऑफ था, हम लोग भी बहुत मुश्किल से समझ पाए थे। और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया और तुरंत जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पीएम बैठे हुए थे। हरसिमरत जी गई, उन्होंने इस्तीफा दिया, कहा साहब हम किसानों के साथ खड़े, हम इस्तीफा देते हैं, हम कैबिनेट में नहीं। तो अकालीस का कहना है कि साहब हम एनडीए में आज नहीं, हम किसानों के साथ खड़े। मेरी बात सुनो, पहले ये बिल डिस्कस हुआ, उस दिन हरसिमरत कौर उसमें थे, फिर इसको कैबिनेट में लाया गया, वहां वो कैबिनेट में थे, फिर ये ऑर्डिनेंस हुआ, तब वो सरकार में थे। जब किसानों ने उनके नाक में दम कर दिया, यहाँ उनका घर रोक लिया, जाने नहीं कहीं देते थे, पंजाब में वो कहीं घुस नहीं सकते थे। जब उनको पता चला कि ये तो बात ही अलग हो गई, हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पंजाब में, हम राजनीति कहाँ कर पाएंगे, तब जाकर उन्होंने इसका विरोध किया और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, प्रकाश सिंह बादल से स्टेटमेंट दिलवाई, सुखबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी ये बिल बहुत सही है, आप गलत समझ रहे हो, हमने इसको देखा है, ये किसानों के हित में है। तो फिर आज कैसे गलत हो गए? ये सब कुछ करने कराने वाले ये इकट्ठे हैं, कैप्टन, बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल। ये एक नया अलायंस आप मानते हैं कि ये भी एक अलायंस हो सकता है? पहले दिन भी इकट्ठे थे, बीच में भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं, कल को भी इकट्ठे रहेंगे। चुनाव साथ लड़ेंगे तीनों लोग? ये अगर साथ नहीं लड़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग से लड़ेंगे, एक दूसरे को सीट की बांट इन्होंने उसी तरीके से कर रखी है और ये लोग रलकर पंजाब को लूटने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। और इनकी जो नीयत है वो पंजाब और किसान के प्रति, बिल्कुल खेत मजदूर के प्रति सही नहीं है और ये पहले दिन से मिलकर खेल रहे हैं। ठीक है सर, ये बाहर की बात हो गई, अब घर के अंदर की बात। सिद्धू साहब उन्होंने कैप्टन साहब का विरोध किया। सिद्धू साहब जब निकले तो लगभग 60 के ऊपर विधायक बस में बैठा दिए गए। उसी समय बड़ी हम लोग को क्लैरिटी मिल रही थी कि साहब सरकार, चीफ मिनिस्टर चेंज होने वाला है। रातों रात मीटिंग बुलाई गई, कर लिया गया। उसके बाद जब अनाउंसमेंट होता था तो कई बार वो मैरिट से नाराज होकर बाहर चले जाते थे, फिर उन्होंने आपका समर्थन किया। उसके बाद आपसे भी नाराजगी हो गई। 8 दिन बाद वो कहने लगे साहब मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, और पार्टी फोरम पे नहीं, सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा साहब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा। उसका चीजों पर, चाहे वो एडीजी पे हो, डीजीपी हो, कई मुद्दे वो लेके आए, कहे मैं नहीं आऊंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, फिर दिल्ली गए। तो आपको लगता है ये जो चीज थी वो पार्टी के अंदरूनी मसले थे, पार्टी फोरम पे होना चाहिए? जो पब्लिक फोरम पर नवजोत सिंह सिद्धू गए, उससे नुकसान भी हुआ है आपको? देखो, मैं तो क्रिटिसिज्म को वेलकम करता हूँ, वो अंदर से हो या बाहर से हो। दूसरा, पार्टी सुप्रीम है, वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको हम लागू करना है, वो सीएम का धर्म है। और जो वो कहते हैं मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ, उसमें से देखता हूँ क्या मेरे में गलती है, उसको मैं ठीक करता हूँ। आज उन्होंने मुझे अपने क्षेत्र में बुलाया है, यहाँ से सीधा मैं उनके क्षेत्र में जा रहा हूँ। उन्होंने कुछ उद्घाटन कराने या कुछ काम कराने या उनके जो काम है मैं वहाँ जाकर कर रहा हूँ। हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे और इकट्ठे काम करेंगे। जो अगर वो कोई बात कहते भी हैं वो पार्टी के अंदर कहें बाहर कहें, मैं उस क्रिटिसिज्म को वेलकम करता हूं और उसको ठीक करूंगा। ठीक है सर, एक सवाल आपके नेता राहुल गांधी पर। पार्टी के अंदर कई फोरम्स थे जिसमें कहा गया कि अब उनको अध्यक्ष बन जाना चाहिए। पार्टी के अंदर ही कई फोरम था जिन्होंने विरोध भी किया। विपक्ष के कई नेता मानने को राजी नहीं है। आपका अपना टेक क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है। अगर पंजाब में आज युग परिवर्तन हुआ है, एलीट क्लास है जो बहुत रजवाड़ाशाही है, उससे सत्ता को लेकर आम आदमियों के पास आई है, गरीबों के पास आई है, मिडिल क्लास के पास आई है। तो इसमें अगर कोई किसी को क्रेडिट जाता है तो राहुल गांधी को जाता है। वो एक क्रांतिकारी नेता है। अभी लोगों ने उसको पूरा समझा नहीं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे सामने बात आएगी लोग भी समझ जाएंगे और वो एक दिन आगे आएंगे। ठीक है सर, हम मंच में कुछ सवाल भी लेते हैं
जो पब्लिक से होते हैं, हमारे चैनल से होते हैं, कई लोग होते हैं, तो वो सवाल लेते हैं। शुभ्रा है। शुभ्रा, चलिए साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, क्योंकि पंजाब के कई दूसरे नेताओं की अपेक्षा बहुत सहजता से और बहुत ही संयम से बात करते हैं। और आज इत्तेफाक की बात है कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि है। और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा दलित हैं, 32% यहाँ पर दलित हैं। आप 17वें मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, लेकिन पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। जब आपको राहुल गांधी ने इस बात की जानकारी दी कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो आपने कहा भावुक हो गए। क्या उसके पीछे ये भी वजह रही कि एक लंबा इंतजार पंजाब को करना पड़ा अनुसूचित जाति का कोई मुख्यमंत्री बने इसके लिए? देखो, अंबेडकर जी ने कहा है पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। मैंने जिंदगी में पढ़ाई की, लोगों से जुड़ा रहा और हमेशा संघर्ष करता आ रहा हूँ। और मेरा संघर्ष ज़्यादा मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए है, जो बहुत अमीर हैं। ये 5, 10, 15 एकड़ वाले किसान अमीर नहीं होते। अमीर एक अलग क्लास है, जैसे मजीठिया है, जैसे सुखबीर बादल है, जैसे कैप्टन अमरिंदर है, ये बड़े लोग हैं। तो मेरा इनकी सिफारिश मैं नहीं, मैं उनकी सिफारिश हूँ जिनकी कोई सिफारिश नहीं। मैं उनके लिए काम करता हूँ जिनके लिए कोई नहीं करता। ये अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी। और मैं आज से नहीं हूँ, मैं पहले से ऐसा ही हूँ। जब मैं एक बार इंडिपेंडेंट एमएलए लड़ा था 2007 में, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए बना। तो जिस दिन वोटें थी उससे एक दिन पहले रैली होती है, आपको पता है, एक दिन तो कोड लग जाता है उससे एक दिन पहले। तो मैंने पूरी रैली में कह दिया था कि मुझे कोई भी बड़ा आदमी वोट ना दे, मैं उनका नुमाइंदा नहीं, मैं उन लोगों का नुमाइंदा हूँ जिनके कोई नुमाइंदे नहीं है, जिनके लिए कोई काम नहीं करता। मेरी सोच पहले दिन से ऐसी, और मैं अंबेडकर जी को फॉलो करता हूँ। और मुझे ये कहने में कभी डर भी नहीं लगता कि जी अमीर आदमियों का मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, क्योंकि उनके अपने असूल हैं। वो एक एलीट क्लास है, उनकी कोई कास्ट नहीं। जैसे बादल उतर जाते हैं, कैप्टन आ जाता है, कैप्टन उतर जाते हैं, बादल आ जाता है। ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है, यही इनकी बरादरी है, यही इनकी जात है कि ये बहुत अमीर आदमी। तो ये जो दूसरी आप दलित, बैकवर्ड क्लास, मिडिल क्लास, गरीब किसान, इनकी बात करते हो, ये हमें जातों में नहीं बांटना चाहिए। हमारी भी एक क्लास होनी चाहिए कि हम मिडिल क्लास से हैं, हम गरीब हैं और हम इकट्ठे हैं। जब ये लोग आंखों आंखों में इकट्ठे हो जाते हैं, जब इनका कोई नुकसान होता है, अब कैप्टन उतरे हैं तो बादलों को बहुत तकलीफ है, कैप्टन उतरे हैं तो बड़े आदमियों को बहुत तकलीफ है। कितनी रजवाड़ाशाही इकट्ठी हो गई थी कि जी ये हमारा आदमी है, उतरना नहीं चाहिए। तो अगर मैं एक गरीब परिवार से आया हूं तो हम भी किसी के आदमी हैं यार। इसलिए जात ये नहीं है कि मैं किस जात से हूं, जात ये है कि जो बड़े लोग इकट्ठे होकर सब कुछ खा रहे हैं उनको ना खाने दें, सबके घर में चीज जाए। ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनों को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहें, रविदास रहे प्रसन्न। छोटे और बड़े सब बराबर होने चाहिए, बराबरता के हक मिलने चाहिए उनको। खाली संविधान में कह देने से कि जी सोशलिस्ट हैं, हम सोशलिस्ट नहीं हो जाएंगे। हमें दिखाना होगा करके, इक्वलिटी दिखानी होगी कि एक ही घर में सब कुछ ना जाए, सबके घरों में जाए। तो आज है, यही उनकी फिलॉसफी है, इसी पे हमें चलना चाहिए। ठीक है, विकास समाज के एडिटर भी हमारे हैं, एक सवाल। नमस्कार। यूथ को लेके सभी कोई ना कोई रणनीति होती है और यूथ जो है बहुत अच्छा वोट बैंक भी है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी इलेक्शंस में? देखो, सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े चेंजेस हमें एजुकेशन सिस्टम में लाने पड़ेंगे।
जो हम पढ़ा रहे हैं वो आज के समय की जरूरत नहीं है। जो जरूरत है हम पढ़ा नहीं रहे। जिस तरीके इंस्टीट्यूशंस हम चला रहे हैं इनमें बहुत बड़ी चेंजेस आनी। एक नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी। और देख, अंबेडकर जी की फिर बात आ गई। आप किसी को आटा दाल देकर सक्षम नहीं कर सकते, उसकी गरीबी को दूर नहीं कर सकते। आज 2 दिन पहले सुखबीर बादल ने एक स्टेटमेंट दे दी कि आटा दाल नहीं, मैं आलू भी दूंगा। यार, क्या आलूओं के लिए रह गए हम लोग? क्या कर रहे हो आप देश के लिए? क्या सूबे के लिए कर रहे हो? हमें सबसे ज्यादा जरूरी है यूथ को पढ़ाई दें। बच्चे, गरीब के बच्चे को पढ़ाई दें। जब अच्छी एजुकेशन आ जाएगी खुद ही अमीरी आ जाएगी। और उसके बाद उनके लिए अच्छे रोजगार के साधन इकट्ठे करना, नौकरियां करना, ये मेरा मकसद है। ठीक है सर, क्योंकि एक सेशन 10 मिनट का हम पंजाब में भी बात करेंगे, मेरे से भी आएंगे। एक फाइनल सवाल आपसे सर, टारगेट क्या है? अगर मैं प्रेडिक्शंस पूछूं, वैसे एग्जिट पोल हम लोग करेंगे, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, सबसे मिलते हैं, आज की स्थिति में अगर टैली आपके सामने होगी, टारगेट आपके सामने होगा, तो क्या है पंजाब में कांग्रेस पार्टी? मेरा टारगेट चुनाव जीतना नहीं है। मैं 10 इलेक्शन लड़ चुका हूं, उसकी तैयारी में नहीं लगता हूं। मेरा टारगेट समाज में समानता है, समाज के सभी को सब कुछ मिले, ये मेरा टारगेट है। मैं इलेक्शन के लिए सब कुछ नहीं करता हूं, काम नहीं करता हूं। चुनाव ही सब कुछ नहीं है, चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं है, लोगों के काम आना सब कुछ है। मेरा टारगेट जिंदगी में वही रहा। बहुत शुक्रिया चरणजीत सिंह चन्नी साहब।